दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के अनुरोध पर हमने अमिताभ बच्चन सीरीज बनाने का फैसला किया और आज ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अमिताभ बच्चन सीरीज का 6वां एपिसोड मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है आपको पसंद आ रहा है, तभी मैं आगे बनाने का हिम्मत कर पा रहा हूँ। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन साहब माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से पीड़ित हो गए थे। तो क्या हुआ था, इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। साथ ही फिल्म सिलसिला का गाना रंग बरसे भीगे चुनर वाली से जुड़े विवाद को भी हमने उजागर किया था पिछले एपिसोड में। मित्रों, इस एपिसोड में आप जानेंगे अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर लगे बोफोर्स घोटाले के आरोपों की सच्चाई के बारे में, क्योंकि यह विवाद काफी चर्चित रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ बस कुछ पलों के लिए। सच्चाई, फर्ज और इंसाफ को जला रहा हूं आशा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 1992 की फिल्म खुदा गवाह की रिलीज के बाद बच्चन साहब ने फिल्म उद्योग से अपनी अर्ध सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी। मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। देरी से रिलीज हुई इंसानियत 1994 को छोड़कर अमिताभ बच्चन साहब 5 सालों तक किसी भी फिल्म में नहीं दिखे। फिर 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना की। ABCL 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता बेंगलोर का मुख्य प्रायोजक था। आपको बता दें, इसी मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता की वजह से ABCL का 1997 में पतन हुआ और इसी के साथ अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। परेशानियों में घिरे अमिताभ बच्चन साहब ने अपने अभिनय करियर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अंततः बड़े मियां छोटे मियां 1998 और मेजर साहब 1998 के साथ व्यावसायिक सफलता प्राप्त की। फिर सूर्यवंशम 1999 के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, लेकिन लाल बादशाह 1999 और कोहराम 1999 जैसी अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उसके बाद वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन साहब आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मोहब्बतें में दिखाई दिए। उन्होंने एक सख्त बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाई जो शाहरुख खान के चरित्र के प्रतिद्वंदी था। इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद बच्चन साहब एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव 2001, कभी खुशी कभी गम 2001, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, और बागवान 2003 में एक बड़े परिवार के मुखिया के रूप में दिखाई दिए। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमा। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने कई प्रकार के पात्रों में अभिनय करना जारी रखा। अक्स 2001, आंखें 2002, कांटे 2002, खाकी 2004, देव 2004 और वीर जारा 2004। तो हर बात मान जामा तेरी सोनिए ओए ओए ओए। एक फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन साहब के लिए विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया वो थी संजय लीला भंसाली की ब्लैक 2005। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने एक बधिर अंधी लड़की के वृद्ध शिक्षक की भूमिका निभाई थी। इन दोनों के संबंधों को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ब्लैक फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के अभिनय की आलोचकों और दर्शकों ने सर्वसम्मति से प्रशंसा की और उन्हें अपना 2रा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अपना 4था फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार
और अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर आलोचक पुरस्कार मिला। इस पुनरुत्थान का लाभ उठाते हुए अमिताभ बच्चन साहब ने कई तरह के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया। कई टेलीविजन और बिलबोर्ड विज्ञापनों में दिखाई दिए। फिर 2005 और 2006 पर गौर करें तो उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ फिल्म बंटी और बबली 2005, सरकार 2005 और कभी अलविदा न कहना 2006 फिल्मों में अभिनय किया। आपको बता दें ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहीं। अमित जी की बाद की रिलीज बाबुल 2006, एकलव्य 2007 और निशब्द 2007 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहीं। लेकिन उन सभी में अमिताभ बच्चन साहब के अभिनय की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। फिर मई 2007 में अमिताभ बच्चन साहब की 2 फिल्में रोमांटिक कॉमेडी चीनी कम और मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा शूट आउट एट लोखंडवाला रिलीज हुई। शूट आउट एट लोखंडवाला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे भारत में हिट घोषित किया गया, जबकि चीनी कम ने धीमी शुरुआत के बाद बढ़त हासिल की और इसे सेमी हिट घोषित किया गया। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कमी। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले 1975 की रीमेक, जिसका शीर्षक राम गोपाल वर्मा की आग था, उसी साल अगस्त में रिलीज हुई और ये अपनी खराब आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के अलावा एक बड़ी व्यवसायिक विफलता साबित हुई। नाइंसाफी नहीं। इसी वर्ष अमिताभ बच्चन साहब की अंग्रेजी भाषा की पहली फिल्म द लॉस्ट लेयर, जिसका निर्देशन ऋतुपर्णो घोष ने किया था, और इस फिल्म का प्रीमियर 9 सितंबर 2007 को 2007 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। वहां आलोचकों से अमिताभ बच्चन साहब को सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षकों ने यहां तक कहा कि फिल्म ब्लैक के बाद अमिताभ बच्चन साहब का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन द लॉस्ट लेयर में ही देखने को मिला है। मित्रों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अमिताभ बच्चन साहब को मीरा नायर द्वारा निर्देशित और हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप द्वारा अभिनीत अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शांताराम में सहायक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2008 में शुरू होनी थी, लेकिन वहां लेखकों की हड़ताल के कारण इसे सितंबर 2008 तक के लिए टाल दिया गया। बाद में इस फिल्म को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया था। विवेक शर्मा की भूतनाथ, जिसमें वो एक भूत के रूप में शीर्षक भूमिका निभाते हैं, 9 मई 2008 को रिलीज हुई थी। सरकार राज 2005 की फिल्म सरकार की अगली कड़ी जून 2008 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। पा, जो 2009 के अंत में रिलीज हुई थी, एक बहुप्रतीक्षित परियोजना थी, क्योंकि इसमें उन्हें अपने बेटे अभिषेक के प्रोजेरिया से प्रभावित 13 वर्षीय बेटे की भूमिका निभाते हुए देखा गया था और इसे अनुकूल समीक्षा मिली, विशेष रूप से बच्चन के प्रदर्शन के प्रति, और ये 2009 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म पा के लिए ही अमिताभ बच्चन साहब ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5वां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। फिर 2010 में अमिताभ बच्चन साहब ने मेजर रवि द्वारा निर्देशित और मोहनलाल द्वारा सह अभिनीत कंधार के रूप में एक मलयालम फिल्म में काम किया। बच्चन साहब ने इस फिल्म के लिए कोई भी पारिश्रमिक लेने से मना कर दिया। 2011 में बच्चन साहब ने फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में एक वृद्ध सेवानिवृत्त पूर्व गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे सोनू सूद की रक्षा करता है, जो एक ईमानदार साहसी पुलिस अधिकारी है।
जिसकी हत्या करने का अनुबंध कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश राज ने ले रखी थी, ये जाने बिना कि पुलिस अधिकारी गैंगस्टर का बेटा है। काफी उम्मीदों के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब रिटर्न दिया। 2013 में अमिताभ बच्चन साहब ने द ग्रेट गैट्सबी में अपना हॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और टोबी मैगुइरे के साथ अमिताभ बच्चन साहब की विशेष उपस्थिति थी इस फिल्म में। 2014 में बच्चन साहब ने सीक्वल भूतनाथ रिटर्न्स में दोस्ताना भूत की भूमिका निभाई। अगले वर्ष समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पीकू में अमिताभ बच्चन साहब क्रोनिक कब्ज से पीड़ित एक क्रोधी पिता की भूमिका निभाई, जो 2015 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। पीकू, अरे फ्लैश में पानी नहीं है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में एक समीक्षा ने बच्चन साहब के प्रदर्शन को संक्षेप में बताया। पीकू फिल्म का दिल और आत्मा स्पष्ट रूप से अमिताभ बच्चन हैं। पीकू में उनका प्रदर्शन बिना किसी संदेह के उनके शानदार करियर में शीर्ष 10 में स्थान पाता है। जाने माने भारतीय आलोचक राजीव मसंद ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, भास्कर के रूप में बच्चन साहब बहुत शानदार हैं, जो आपको उस अजीब चाचा की याद दिलाते हैं जिसके लिए आपके मन में फिर भी एक नरम जगह है। वो नौकरानियों से झगड़ा करता है, अपनी असहाय सहायिका को परेशान करता है, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और यौन रूप से भी स्वतंत्र है। बच्चन ने चरित्र की कई विचित्रताओं को अपनाया है। Semi-liquid motion first, then 2 days of gas and constipation. What should I do? ये कोई मैसेज होता? पीकू फिल्म ने अमिताभ बच्चन साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिलाया। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है। 2016 में बच्चन साहब महिला केंद्रित कोर्टरूम ड्रामा फिल्म पिंक में दिखाई दिए, जिसे आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया। पिंक ने अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के साथ घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता प्राप्त की। फिल्म में बच्चन साहब के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। Rediff.com के राजा सेन के अनुसार अमिताभ बच्चन बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित एक सेवानिवृत्त वकील लड़कियों की ओर से लड़ाई लड़ते हैं और अदालत में मुक्केबाजी के अंदाज में मुक्का मारते हैं। 2017 में अमिताभ बच्चन साहब सरकार फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त राम गोपाल वर्मा की सरकार 3 में दिखाई दिए। उस वर्ष उन्होंने आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख के साथ शानदार एक्शन एडवेंचर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जो नवंबर 2018 में रिलीज हुई। फिर बच्चन साहब ऋषि कपूर के साथ 102 नॉट आउट में सह अभिनय किया, जो सौम्य जोशी द्वारा लिखे गए इसी नाम के गुजराती नाटक पर आधारित उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म मई 2018 में रिलीज हुई और 27 साल के अंतराल के बाद उन्हें ऋषि कपूर के साथ फिर से पर्दे पर लाया गया। बच्चे की जान लोगे क्या? मित्रों, इस एपिसोड के शुरुआत में ही मैंने आपसे वादा किया था कि अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर लगे बोफोर्स घोटाले के आरोपों की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने अमिताभ बच्चन साहब के खिलाफ बोफोर्स घोटाले के मनगढ़ंत आरोपों पर प्रकाश डालते हुए हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। हमेशा हथियार बनाने वाली दिग्गज स्वीडिश कंपनी से रिश्वत लेने के लिए एक गुप्त स्विस खाते से उनका नाम जोड़ा गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने कोई पैसा लिया है। बात बहुत बिगड़ चुकी थी और जब तक बात बनती तब तक इमेज का बहुत नुकसान हो चुका था। इन तथ्यों को पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने उजागर किया है। IANS की खबर के अनुसार एक प्रतिष्ठित संवाद एजेंसी के साथ साक्षात्कार में चित्रा ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण अभियान के तहत एक मनगढ़ंत रिपोर्ट के जरिए अमिताभ बच्चन साहब को इस विवाद में घसीटा गया। चित्रा ने अपनी किताब बोफोर्स गेट ए जर्नलिस्ट परसूट ऑफ ट्रुथ में भी इस प्रकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि बच्चन सरनेम एक बड़ा नाम है।
उन्होंने ये भी बताया कि घोटाले में बच्चन परिवार, बिग बी और उनके भाई अजिताभ का नाम सामने आने के बाद उनकी संलिप्तता का सबूत खोजने के लिए कैसे उनको दबाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में तत्कालीन सरकार और मीडिया के एक वर्ग पर अमिताभ बच्चन को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अमिताभ उस वक्त इलाहाबाद से लोकसभा के सदस्य थे। चित्रा ने छठे खाते अकाउंट का उल्लेख करते हुए बताया कि कोई छठा खाता नहीं था, यह अस्तित्व में ही नहीं था। चित्रा ने कुछ पत्रकारों और तत्कालीन शीर्ष कानूनी अधिकारियों को भी हल्की बातें करने की आदत के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, एक पत्रकार के तौर पर आप हल्की बात, लूज टॉक नहीं कर सकते। आपकी बातों में गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। आप किसी का भी नाम यूं ही नहीं उछाल सकते। अपनी किताब में चित्रा ने लिखा है कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें कई शीर्ष अधिकारी शामिल थे ने बोफोर्स प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में बच्चन भाइयों और प्रधानमंत्री के कुछ इतालवी रिश्तेदारों के नाम का जिक्र किया था। पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम के अनुसार अमिताभ बच्चन साहब का बोफोर्स घोटाले से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन सीरीज को मैं यहां विराम देता हूं। द बॉलीवुड फाइल्स के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन, कुछ मजेदार मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय।